यूं तो एक कहावत अक्सर कही जाती है कि जिंदगी अगर आपको संतरे की जगह नींबू दे तो उसी नींबू की शिकंजी बनाकर उसका आनंद लेना सीखिए। लेकिन ऐसा कैसे किया जाए, यह हमें जापान से सीखना चाहिए। प्रकृति ने उसे बार बार भूकंप दिए, धरती को हिलाने वाले झटके दिए, लेकिन जापान ने उन्हीं झटकों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। इस बात को ताज़ा घटनाओं से समझिए। कल जापान के उत्तर पूर्वी तट पर 7.2 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। झटके इतने तेज थे कि ट्रेन की सेवाएं रोकनी पड़ी और सड़कें जांच के लिए बंद करनी पड़ी। इसके बावजूद अब तक किसी की मौत नहीं हुई और केवल 6 लोगों के घायल होने की खबर है। अब दूसरी तरफ वेनेजुएला को देखिए। वहां कुछ ही सेकंड के अंतराल पर 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो भीषण भूकंप आए। राजधानी काराकास समेत कई शहरों की में इमारतें ढह गई, सैकड़ों लोग मलबे में दब गए और राहत बचाव अभियान लगातार जारी है। आधिकारिक तौर पर अब तक 32 लोगों की मौत और 700 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है। लेकिन अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यूएसजीएस का अनुमान है कि यह तबाही इतनी बड़ी हो सकती है कि मरने वालों की संख्या 10,000 से भी ज़्यादा पहुंच सकती है। एक तरफ लगभग उतनी ही तीव्रता का भूकंप और लगभग कोई जनहानि नहीं, दूसरी तरफ उसी तीव्रता के झटके और हजारों लोगों की मौत की आशंका। आखिर ऐसा क्यों? क्या जापान के पास कोई ऐसी तकनीक है जो भूकंप को रोक देती है, या फिर उसने ऐसी इमारतें और ऐसा सिस्टम विकसित कर लिया जो धरती के सबसे खतरनाक झटकों का भी सामना कर लेता है? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर जापान ने भूकंप को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी से सबसे बड़ी ताकत कैसे बना लिया। आइए साथ मिलकर समझते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा भूकंप के झटके झेलने वाले मुल्क जापान ने इससे बचने के रास्ते कैसे तलाश लिए। भूकंप ने उसे गिराया नहीं, भूकंप ने ही उसे गढ़ा है। साल 1923 के सितंबर की पहली तारीख, टोक्यो और योकोहामा की आबादी अपनी रोजमर्रा की रफ्तार में व्यस्त थे। घरों में चूल्हे जल रहे थे, बाजार में चहल पहल थी, लोग दोपहर के खाने की तैयारी कर रहे थे। ठीक 11:58 पर जमीन अचानक कांपी। पहले हल्के झटके, फिर तेज और फिर करीब 4 मिनट तक चलने वाली ऐसी कंपन जिसने दोनों शहरों की नींव हिला दी। हजारों लकड़ी के घर गिर गए, गैस पाइपलाइन फट गई, बिजली के तार टूट गए जिससे आग लग गई और देखते ही देखते पूरा शहर धुएं और लपटों में बदल गया। हवा तेज थी इसलिए आग फैलती गई। सबसे भयावह दृश्य उस मैदान का था जहां 40,000 लोग सुरक्षित समझकर इकट्ठे हुए थे। उसी मैदान में आग का बवंडर उठा और हजारों जिंदगियां एक ही पल में खत्म हो गई। जब शाम हुई, टोक्यो और योकोहामा मलबे और राख में बदल चुके थे। 1 लाख से अधिक मौतें हो चुकी थी और जापान एक ऐसी त्रासदी से गुजर चुका था जिसने उसकी आत्मा तक हिला दी। लेकिन जापान की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली कहानी यहीं से शुरू हुई, उस पल से जब एक टूटे हुए देश ने अपने घावों में ही भविष्य की मजबूती खोजनी शुरू की। 1923 ने जापान को पहली बार यह सिखाया कि भूकंप दुश्मन नहीं बल्कि शिक्षक है। उसने समझा कि खतरा जमीन के हिलने में नहीं बल्कि उन इमारतों में है जो झटके को झेल नहीं पाती। इसलिए 1924 में जापान ने पहली बार भूकंप रोधी निर्माण नियम बनाए और शहरों को सीधा सपाट नहीं बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से सोचना शुरू किया। तंग गलियां चौड़ी हुई, पार्कों को आपदा शरण स्थल बनाया गया और आग को रोकने के लिए फायर ब्रेक कॉरिडोर बनाए गए। यह वह समय था जब जापान ने आपदा प्रबंधन को शहरों के नक्शे में जज्ब कर दिया। लेकिन सीख कभी पूरी नहीं होती। 1968 के तोरी भूकंप ने दिखाया कि कागज पर लिखे नियम पर्याप्त नहीं थे। कई नई इमारतें भी टूट गई। यह बताता था कि डिजाइन कागज पर समझदार लग सकता है, लेकिन भूकंप की असली परीक्षा सिर्फ धरती देती है। इसी झटके ने 1971 में जापान को अपनी पूरी आर्किटेक्चरल मेंटेलिटी को बदलने पर मजबूर कर दिया। इंजीनियरों ने पहली बार स्वीकार किया कि कठोरता मजबूती नहीं है, लचीलापन जरूरी है। एक इमारत जो झटके के साथ झूल जाए
वह बच जाती है, जो अकड़ कर खड़ी रहे वह टूट जाती है। इस सोच ने जापानी इंजीनियरिंग में एक नया अध्याय खोला। लेकिन 1978 में मियागी प्रीफेक्चर में आया भूकंप बताता था कि यात्रा अभी अधूरी है। कई आधुनिक इमारतें नुकसान में थीं, इसलिए जापान ने और गहराई से विश्लेषण किया और 1981 में दुनिया के सबसे कठोर, सबसे वैज्ञानिक और सबसे सोच समझकर बनाए गए भूकंप रोधी नियम लागू किए। अब इमारतें सिर्फ मजबूत नहीं, बल्कि भूकंप की तीनों शक्तियों बेस शियर, ओवरटर्निंग मोमेंट और डायनेमिक रिस्पांस को झेलने की क्षमता के साथ बननी थी। यही कारण है कि 1981 के बाद बने जापानी ढांचे आज भी दुनिया के लिए मानक माने जाते हैं। इसी क्रम में जापान ने एक और छलांग लगाई। इमारतों में भूकंप को दुश्मन नहीं, बल्कि डिजाइन पैरामीटर मानकर निर्माण करना शुरू किया। सिस्मिक आइसोलेशन तकनीक ने जमीन और इमारत के बीच रबर स्टील की परतें लगा दी, ताकि भूकंप के दौरान जमीन हिले लेकिन इमारत नहीं। अस्पताल, स्कूल, सरकारी इमारतें अब झटके को फिसल कर झेल लेती थी। इसी के बाद एडवांस डैम्पिंग सिस्टम आए। कभी तेल से भरे डैम्पर जो ऊर्जा को खा जाते थे, कभी बड़े पेंडुलम जो उल्टी दिशा में झूलकर ऊंची इमारतों को स्थिर रखते थे, और कभी धातु की परतें जो स्वयं मुड़कर झटके को सोख लेती थी। टोक्यो स्काई ट्री जैसे टावरों में यही तकनीक इस्तेमाल हुई, और इसकी जड़ें किसी आधुनिक लैब में नहीं, बल्कि सदियों पुराने पगोडा की केंद्रीय स्तंभ तकनीक में थी। जापान ने अपनी परंपरा को आधुनिक विज्ञान में बदल दिया। इतनी नई तकनीक का असली अर्थ तब समझ में आता है जब आप देखते हैं कि जापान ने चेतावनी प्रणाली को भी उतनी ही गंभीरता से विकसित किया। भूकंप की हल्की पी वेव्स पकड़ते ही कुछ ही सेकंड में पूरे देश में अलर्ट पहुंच जाता है। मोबाइल फोन से लेकर टीवी स्क्रीन तक सब एक साथ चेतावनी देते हैं। ट्रेनें रुक जाती हैं, गैस पाइपलाइन बंद हो जाती हैं, मशीनें ठहर जाती हैं और लोग अपनी सुरक्षा मुद्रा में आ जाते हैं, और यही कुछ सेकंड हजारों जिंदगियां बचा लेते हैं। लेकिन तकनीक के बाद भी सबसे महत्वपूर्ण चीज बनी लोगों की जागरूकता। जापान में भूकंप सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, बल्कि जिया जाता है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी जानते हैं कि झटके के समय क्या करना है। स्कूलों में ड्रिल दैनिक आदत है, दफ्तरों में मासिक अभ्यास अनिवार्य है, घरों में इमरजेंसी किट हमेशा तैयार रहती है। इस सतर्कता ने जापान को सिर्फ तकनीकी रूप से नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी भूकंप प्रतिरोधी बनाया। और फिर आई वे त्रासदियां जिन्होंने जापानी जज्बे की कड़ी परीक्षा ली। 1995 का कोबे भूकंप और 2011 का तोहेकू भूकंप। कोबे ने बताया कि पुराने इलाकों को नया बनाना होगा, इसलिए बड़े पैमाने पर रेट्रोफिटिंग शुरू हुई। तोहिकू ने दिखाया कि प्रकृति कितनी विशाल है, इसलिए तटीय सुरक्षा, चेतावनी प्रणाली और सामुदायिक प्रशिक्षण को नए स्तर पर ले जाया गया। हर आपदा ने जापान को और अधिक समझदार और अधिक तैयार किया। इसी सीख का नतीजा यह है कि जब कल 7.5 तीव्रता का भूकंप आया, सुनामी अलर्ट जारी हुआ, लोग डरे भी, लेकिन हाथ में आए आंकड़े बताते हैं कि इस दौरान सिर्फ 6 लोग घायल हुए। कोई व्यापक तबाही नहीं, न कोई सामूहिक त्रासदी। यह किसी भाग्य या चमत्कार का परिणाम नहीं, बल्कि 100 वर्षों की लगातार सीख, अनुशासन, विज्ञान और सामाजिक जागरूकता की देन है। भूकंप के खिलाफ जापान की इस यात्रा के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें लोकमत हिंदी के साथ। धन्यवाद।